आज हम नाइब अमीर जमात प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन NIT जयपुर, एक शिकायत आ रही है जमात इस्लाम कमज़ोर हो रहा है और नौजवान उसके करीब आने से ज़रा पीछे हट रहे हैं। इसे आप इस शिकायत को आप कैसा दूर कर सकते? नहीं, मुझे लगता है ये शिकायत हालात का सही अंदाज़ा नहीं होने की वजह से है। जिन लोगों की तरफ से भी ऐसी कोई शिकायत अगर आ रही है तो वो पूरे देश के बारे में, पूरे देश में जमात इस्लामी जिस तरह से काम कर रही है, जमात इस्लामी के लीडरशिप में जिस तरह नौजवान तेज़ी से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये शिकायत वाजिब शिकायत नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हर जगह पर, स्टेट में भी और नेशनल लेवल पर भी हमारे जो नुमाइंदगान हैं उसमें भी सब जगह नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बराबर आ रहे हैं। और हम इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि नौजवान हर सतह पर आगे आएँ, ख़वातीन भी आएँ और दूसरे भी आएँ। तो जमात ने अपने प्रोग्राम में बाकायदा इसको शामिल किया है कि हम नौजवानों और ख़वातीन पर ख़ास तवज्जो करेंगे और उनको इस ऑर्गेनाइजेशन में और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी भी जिस रफ्तार से आ रहे हैं वो रफ्तार बहुत अच्छी है, और लेकिन अभी इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हाल ही में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, ये तीसरे बार NDA का सरकार यहाँ आई है। ये इलेक्शन के सारे सिलसिले में इसका पॉजिटिव एंगल आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो देश के हालात हैं, परिस्थितियां हैं, अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है और नई सरकार भी बन गई है। लेकिन इस बार जो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें हमारी देश की जनता ने बहुत ही मैच्योरिटी का सबूत दिया है और देश की जनता ने बहुत असर्टिव तरीके से, एक डेमोक्रेसी में जनता का जो रोल होना चाहिए, पार्टीज़ को और सरकारों को गाइड करने का, मैसेज देने का, वो रोल इस बार प्ले किया है। ये बात सही है कि NDA की हुकूमत बन गई है। बीजेपी जो एक बहुत बड़ा दावा कर रही थी 400 सीट लाने का, वो 240 यानी सिंपल मेजॉरिटी से भी काफ़ी कम उसको सीटें मिली हैं। और अपोजिशन पहले के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, मजबूत हुआ है। और मौजूदा गवर्नमेंट अब किसी एक पार्टी या एक पर्सन की हुकूमत नहीं है, बल्कि अब ये एक अलायंस की गवर्नमेंट है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक पर्सन इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था कि पार्टी पर, डेमोक्रेसी पर, देश पर सबसे ऊपर अपने आप को समझने लगा था एक व्यक्ति। जनता ने उनको बताया कि नहीं, ये तुम्हारा एरोगेंस जो है ये देश के लिए ठीक नहीं है, और जनता ने उस एरोगेंस को रिजेक्ट किया। और जनता ने ये भी मैसेज दे दिया कि जो नफ़रत की जो सियासत है, समाज को बांटने की जो पॉलिटिक्स है, एक दूसरे से लड़ाने की जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स बहुत ही ख़तरनाक है इस देश के लिए, और देश की जनता उसको पूरी तरह से रद्द करती है, उसको रद्द किया है। और उसका साफ सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आप कम्युनली सेंसिटिव स्टेट, जहाँ पर राम मंदिर मौजूद है और उसको उद्घाटन करके और पूरे माहौल को एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन यूपी की जनता ने, वहाँ के लोगों ने इस नफ़रत की सियासत को रिजेक्ट किया। ऐसी उम्मीद उनको भी शायद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा शिकस्त उनको यूपी में होगी। और यूपी में सीटें कम हो गई, काफ़ी कम हो गई। इसके अलावा अयोध्या, जिनके बारे में वो समझते थे कि इसका फ़ायदा हमको मिलेगा, ख़ुद अयोध्या में कम्युनल और
फिरका परस्त पार्टी के उम्मीदवार हार गए। और सिर्फ अयोध्या में नहीं, उसके आसपास की जितनी सीटें हैं वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है ये मैसेज जनता ने, आवाम ने बहुत क्लियरली दे दिया है कि ये मुल्क में जमहूरियत जो है वो बड़ी चीज़ है और किसी भी एक फ़र्द को या पार्टी को एकदम खुला नहीं छोड़ा जा सकता। और यहाँ डिक्टेटरशिप और फासिस्ट जो टेंडेंसी है उसको हमारी देश की जनता कभी भी पसंद नहीं करेगी। तो ये मैसेज मिला है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस इलेक्शन का। यानी धीमे गति से और भी बदलाव आएंगे आने वाले दिनों में। सबसे अहम बात यह है कि जनता ने, आवाम ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए और एक तरह से देश की कमान जो है, देश की बागडोर अपने हाथ में लेने का मैसेज दिया है कि आप गलत करेंगे तो हम आपको रास्ता दिखाएंगे। हाँ, तो ठीक है, लेकिन इस वक्त चूँकि अपोजिशन इतना मजबूत नहीं हो पाया और उनकी हुकूमत नहीं बनी, लेकिन एक मजबूत अपोजिशन जो है वो मजबूत डेमोक्रेसी की ज़मानत होता है। एक मजबूत डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए और सरकार की गलतियां और सरकार की जो कमज़ोरियां हैं उनको उजागर करने वाला एक अपोजिशन हो, जो जनता की, आवाम की जो एस्पिरेशंस है, आवाम की जो उम्मीदें हैं वो सरकार के सामने रखने वाला और आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक सरकार चले, उसको, उस मैसेज को आगे बढ़ाने वाला अपोजिशन, मैं समझता हूँ अब अपोजिशन भी मजबूत है और अपोजिशन भी इसको महसूस करेगा अपनी ज़िम्मेदारी को और अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेगा। और हम तो ख़ुद सरकार से भी ये कहते हैं कि उनको भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने आप में करेक्शन करना चाहिए। जो मैसेज देश की जनता ने दिया है उसकी रोशनी में जो एनडीए और बीजेपी है उनको अपने रवैये और अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं जो लिंचिंग का मामला है, साउथ से ज़्यादा नॉर्थ में, उत्तर भारत में ज़्यादा इसका हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है, क्यों ऐसा है? देखिए, पिछले 10 सालों में जो एक माहौल पैदा कर दिया गया, एक नफ़रत को बढ़ावा दिया गया और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और सरकारों ने भी उसमें उसको बढ़ाने का ही काम किया, उसको रोकने के बजाय। और देश के नॉर्थन जो पार्ट है उसमें ऐसे ग्रुप्स पैदा हो गए जो अपने आप को देशभक्त और अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं और वो उनका एजेंडा नफ़रत फैलाने का, और फिर वो कानून को अपने हाथ में लेने की उनको एक आदत पड़ गई, क्योंकि उनको सरकार का एक प्रोटेक्शन हासिल था। हाँ, तो 10 सालों में ऐसे एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ नहीं हुई। इस वजह से वो ताकतें अपने आप को ताकतवर महसूस करती हैं। तो ये किसी भी समाज और देश के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि कानून से ऊपर कोई अपने आप को समझने लगे। तो अभी भी इनको अंदाज़ा है और सरकार जो है वो कहीं कहीं जहाँ उनको मौका मिलता है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी है और फिर जनता की भी जिम्मेदारी है। और एक बात इस मौके पर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन वो कंट्रोल करता है, वो मेंटेन करता है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को ये बात कहना चाहेंगे कि वो सरकार की गुलाम न बने, सरकार के एजेंडा को आगे न बढ़ाए, वो सरकार से डरकर अपनी जिम्मेदारी न निभाए, बल्कि कानून के मुताबिक जो गलत कर रहा है, जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है, जिसने भी कानून हाथ में लिया है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी मज़हब का हो, सबके ख़िलाफ़ एक जैसी और सख्त कार्रवाई अगर एडमिनिस्ट्रेशन करने लगेगा तो मुझे लगता है कि ये हालात
कंट्रोल में आ सकते हैं। लेकिन अभी तक चूँकि इलेक्शन के बाद ये कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही हैं और इन एलिमेंट्स को लगता है कि हमारी एक तरह से हार हुई है, तो वो एक बदले की भावना अभी है और उसकी वजह से आप देखेंगे इलेक्शन के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अफसोसनाक हैं। तो इसको रोका जाना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को ख़ास तौर से बिल्कुल आज़ाद होकर, बेखौफ होकर और सरकारी एजेंडे से अलग होकर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, संविधान के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में आप सद्भावना मंच आज अस्तित्व में है, सब बहुत सारे मकामात में उसको हम लोग देखते हैं, तो उसका कार्रवाई क्या है, क्या करना चाहते हैं? जैसा कि अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पिछले 10 सालों में जो सरकार सेंटर में रही और कई स्टेट्स में भी उन पार्टियों की सरकार है, तो पूरे माहौल को चार्ज करने की कोशिश की गई और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई और सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ और फिर उसके बाद किसी दर्जे में क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़ और दलितों और आदिवासियों के ख़िलाफ़ भी। तो ये समाज को बांटने की जो कोशिश की गई, जमात इस्लामी हिंद शुरू से ये महसूस करती आई है कि इस मुल्क को अगर तरक्की करना है, इस मुल्क में अगर अमन और शांति बाकी रह सकती है और ये मुल्क सही रुख पर आगे बढ़ सकता है, तो तभी हो सकता है जब यहाँ के बसने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत करें। और हमारा देश बिल्कुल एक अजूबा देश है, दुनिया में ऐसा देश शायद कोई दूसरा नहीं है जहाँ इतने धर्म पाए जाते हों, जहाँ इतने कल्चर्स हों, इतनी भाषाएं और इतने लैंग्वेजेस हों। तो यहाँ एक दूसरे को जानना और एक दूसरे के करीब आना वो और एक दूसरे से डायलॉग और संवाद ये ज़रूरी है। तो जमात इस्लामी हिंद ने पिछले 7-8 सालों से सद्भावना मंच का ये पूरा एक कार्यक्रम पूरे देश में चलाया है कि कुछ लोग नफ़रत फैलाने के काम में लगे हैं, कुछ लोग समाज को बांटने के काम में लगे हैं, सरकार उनको रोक नहीं रही है। तो जमात इस्लामी हिंद इस मुल्क में मोहब्बत को बढ़ाने, लोगों को करीब लाने, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने का माहौल बनाने का एक कोशिश और प्रयास कर रही है। और पूरे देश में पिछले 7-8 सालों से सद्भावना मंच के नाम से, सद्भावना कमिटीज़ के नाम से लोकल लेवल पर ऐसे फोरम्स बनाए जा रहे हैं जहां लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और अपनी लोकेलिटी का, अपने शहर का, अपने गांव का माहौल जो है उसको बिगड़ने नहीं देते। और जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनके ख़िलाफ़ ये लोग मिलकर जो है वहाँ शांति और आपसी मोहब्बत कायम करने की कोशिश करते हैं। तो इसको बहुत पसंद किया जा रहा है, जगह जगह लोग कायम कर रहे हैं और हम भी पूरे देश में हर जगह पर, हर गांव में जहां भी जमात इस्लामी हिंद की यूनिट है या वहाँ लोग हैं, वो इस कोशिश में लगे हैं कि प्रेम और मोहब्बत और आपसी सद्भावना का एक वातावरण, एनवायरनमेंट देश में पैदा हो, तो हम इस देश को तरक्की की राहों पे ले जा सकते हैं। और इस देश में डेमोक्रेसी भी तभी मजबूत हो सकती है जब आपस में लोग मिलजुल कर काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, जगह जगह लोग जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमने एक काम और किया है जो इसी से मिलता जुलता है, और वो हमारे देश में धर्म के मानने वाले धर्म गुरु, उनकी एक बड़ी तादाद है और देश की जनता का तकरीबन समझिए 95% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी धर्म को मानते हैं। और धर्म गुरुओं की इज़्ज़त अभी भी हमारे देश में बहुत होती है और धर्म गुरु की बात मानने वाले फॉलोअर्स की बड़ी तादाद है। तो हमने ये बात कोशिश की है कि हमारा देश चूँकि बहुधर्मीय है,
बहुत सारे धर्म यहाँ पाए जाते हैं। दुनिया के जितने धर्म है दुनिया में, उतने सब धर्म हमारे देश में मौजूद हैं। तो धर्म गुरुओं को भी हम नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर उनके एक फोरम बना रहे हैं, और उसको हमने धार्मिक जन मोर्चा का नाम दिया है। कहीं कहीं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में दूसरे नाम भी हैं, लेकिन धर्म गुरुओं के मंच बनाने का और धर्म गुरुओं का एक कॉमन प्लेटफॉर्म नेशनल और स्टेट लेवल पर बनाने का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, उससे भी देश में एक पॉजिटिव मैसेज समाज में जा रहा है। जब धर्म गुरु आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हुए नज़र आएंगे, एक दूसरे के साथ कुछ काम करते हुए नज़र आएंगे, समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर कोई संदेश देते हुए नज़र आएंगे, तो लोगों की गलतफहमी दूर होगी। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि धर्म की वजह से ये सब हिंसा हो रही है, धर्म की वजह से ये नफ़रतें फैल रही है। तो ये धर्म गुरु जो है ये संदेश देंगे कि ये नफ़रत और हिंसा और वायलेंस की वजह जो है वो धर्म नहीं है, बल्कि धर्म से दूरी है, और धर्म का दुरुपयोग और धर्म को मिसयूज़ करने की जो टेंडेंसी है, और धर्म को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की जो टेंडेंसी है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। धर्म की वजह से, और सच्चे जो धार्मिक लोग हैं, धर्म पे चलने वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से ये नहीं है। धर्म के लोग तो अभी भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो ये जो संदेश है, जो सच्चाई है समाज की, इसको हम इन फोरम्स के माध्यम से, इसके ज़रिए से हम लोगों को लाना चाह रहे हैं। और तकरीबन 13 या 14 स्टेट्स में ऐसे धर्म गुरुओं के फोरम बन चुके हैं, और बाकी जहाँ नहीं बने हैं वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो कुछ लोग देश में, समाज में दूरियां पैदा करने का काम कर रहे हैं। हम समाज को जोड़ने का काम और आपस के डायलॉग और संवाद का काम जमात इस्लामी हिंद दूसरे लोगों की मदद से आगे बढ़ा रही है। आपने कहा ये जो नफ़रतें जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलित और क्रिश्चियन के ख़िलाफ़, सिर्फ उतना ही नहीं है, जो यहाँ के हमारे हिंदू भाइयाँ हैं वो लोग भी आगे बढ़कर आए तो वो लोग को अर्बन नक्सल के नाम से कुछ ना कुछ करके वो लोग को और दूर करने की भी कोशिश किया जा रहा है। वो लोग के लिए आपको क्या संदेश देते हैं, जो समाज में बहुत असर रखते हैं, जैसे कि कोई एक साहिती हो सकता है जो लिखना, या जर्नलिस्ट हो सकता है, इस तरह के लोग भी है, दूर दूर रहते हैं, लेकिन वो लोग को करीब लाने की आपसे क्या कोशिश है? देखिए, देश में जो इंटेलेक्चुअल तबका है, सोचने समझने वाला तबका है, और डेमोक्रेसी में भरोसा रखता है वो, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को वो मजबूती से आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसा तबका जब सरकार के ख़िलाफ़, सरकार की गलती के ख़िलाफ़ कोई बात कहता है, तो ज़ाहिर है सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं होता, लिहाजा वो काउंटर एक नैरेटिव बनाते हैं, और ऐसे लोग जो सरकार के ख़िलाफ़ बोलें उनको आप देश के ख़िलाफ़ साबित करते हैं कि जो सरकार को क्रिटिसाइज़ करे गोया वो देश के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है। तो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश, तो इसी कोशिश में जो फासिस्ट टेंडेंसी रखने वाले जो लोग हैं सरकार में, वो ये कोशिश करते हैं कि हर अपोजिशन की आवाज़, हर क्रिटिसिज्म उसको दबा दिया जाए, और कोई न कोई नाम देकर उसको एक तरह से लोगों में उसके ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जाए। तो इसी तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ कभी दहशतगर्दी के नाम पर, कभी टेररिज्म के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, इसी तरह जो इंटेलेक्चुअल लोग सरकार की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ऐसे लोगों को वो नक्सल कहते हैं या अर्बन नक्सल कहते हैं। तो ये हमेशा जो भी फासिस्ट और डिक्टेटर्स जो रहे हैं, ये उनकी हमेशा ये तरीका रहा है कि वो अपोजिशन को पसंद नहीं करते, वो क्रिटिसिज्म को पसंद नहीं करते, उनको सिर्फ अपनी तारीफ़ करने वाले लोग पसंद आते हैं। तो ये देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन देश की जनता ने इस बार जो मैसेज दिया है, हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है वो अपने रवैये को बदलेंगे और अपने लोगों को पराया करने का काम नहीं करेंगे।
ये सरकार जो है अपने लोगों को भी पराया बनाने का काम करती है। हमारा देश तो इतना बड़ा है और ख़ुद जो लोग सरकार में हैं उनका जो एक संगठन है जिससे वो प्रेरणा लेते हैं और जिससे गाइडेंस लेते हैं, वो तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी धरती जो है वो हमारा कुटुंब है। आप सारी दुनिया को अपना कुटुंब कह रहे हैं, लेकिन भारत में रहने वाले अपने लोगों को ही आप पराया बना रहे हैं या आप विदेशी बनाना चाहते हैं। तो ये जो सोच है, विरोधाभास है, ये ठीक नहीं है। और हम समझते हैं कि इस देश को अगर मजबूती से आगे बढ़ाना है तो सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। आज के जो देश की हालत है हमारे हिंदुस्तान का, इसे जमात-ए इस्लामी हिंद किस नज़र से देखती है? ये बात सही है कि चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, और पिछले नफ़रत फैलाने का काम तो पिछले 100 सालों से हो रहा है और संगठित और ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों में चूँकि उनको सत्ता मिल गई, सरकार मिल गई, और सरकार और सत्ता का भी दुरुपयोग उस काम के लिए किया गया, तो पिछले 10 सालों में कंडीशन, सिचुएशन ज़्यादा चिंताजनक हुई, ज़्यादा अफसोसनाक हुई और डैमेज काफ़ी हुआ और देश का नाम दुनिया में बदनाम हुआ। देश की छवि जो है दुनिया में ख़राब हुई कि यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता उतनी नहीं है और यहाँ प्रेस की फ्रीडम उतनी नहीं है, और यहाँ दूसरे जो इंडेक्सेस हैं उनमें भी भारत का नाम नीचे हुआ। लेकिन बताया ये जा रहा है कि हम दुनिया में बहुत बड़े बन गए हैं और दुनिया में हमारा नाम हुआ है, लेकिन सच्चाई जो है उसको छुपाने से सच्चाई बदल नहीं जा सकती, बदलती नहीं। तो हमारे देश की जो छवि और हमारे देश की जो इमेज है उसको ठीक होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब हम ये नेगेटिव एजेंडा छोड़कर हम पॉजिटिव एजेंडा की तरफ आएंगे, सबको अपना मानकर और सबको साथ लेकर, जैसा कि वो कहते हैं शब्दों में, शब्दों में कहते हैं वो, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली उसका उल्टा हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जो शब्द आप कह रहे हैं उसके मुताबिक आप चलेंगे तो हम इस देश को एक अच्छा, मजबूत और एक पीसफुल और ऐसा देश जहाँ इंसाफ के लिए पहचाना जाए, ऐसा देश जो प्रेम और मोहब्बत के लिए पहचाना जाए, ऐसा देश जो धार्मिक फ्रीडम और आज़ाद धार्मिक स्वतंत्रता के लिए पहचाना जाए, ऐसा देश जहाँ इंसानी हुकूक और ह्यूमन राइट्स की पहचान हो, इस पहचान से पहचाना जाए, ऐसा देश जहाँ जो कमज़ोर लोग हैं उनको भी इंसाफ मिलता है, उस तरह से पहचाना जाए, ऐसा देश जहाँ माइनॉरिटीज़ को भी डर ना हो, बल्कि वो बिल्कुल खुशहाल और सबके साथ बराबर महसूस कर सकें और उनको भी लगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। तो इस तरह से देश बड़ा बनेगा। जो आप देश को कहते हैं कि हम देश को दुनिया का लीडर बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो वो तभी बन सकता है। ये जो आपका नेगेटिव एजेंडा है, ये तो इस देश को पाताल में ले जाएगा, इस देश को नीचे ले जाएगा। देश को ऊपर उठाने के लिए तो ज़रूरी है आप पॉजिटिव एजेंडा के साथ आगे आएँ और पॉजिटिव चीज़ों को लें। और जिस तरह अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी पाने के लिए सब धर्म के लोगों ने, सारी विचारधाराओं के लोगों ने अपनी अपनी पहचान और आइडेंटिटी से कोई समझौता किए बगैर उस आइडेंटिटी को बाकी रखते हुए सब ने मिलकर देश की आज़ादी के लिए काम किया, तो देश आज़ाद हुआ। और आज 75 साल की आज़ादी पर हमें फ़ख्र है। लेकिन आज़ादी के बाद हम इस देश को जैसा बनाना चाहिए था वैसा हम नहीं बना सके, और अब पिछले 10 सालों में इसको जिस तरह से कमज़ोर किया गया वो और भी चिंताजनक है। तो हम समझते हैं कि सब मिलजुल कर ही इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस देश की जनता में अभी भी पॉजिटिविटी बहुत है और नेगेटिव एजेंडा पर थोड़ी बहुत कभी कभी कुछ हालात ज़रूर बदलते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर हमारे देश की जनता प्रेम को, सद्भाव को, आपसी मेलजोल को पसंद करती है और उसी एजेंडे को वो आगे बढ़ाएगी। आपने कहा अभी
कोई ना कोई एक शब्द लेकर, कोई ना कोई एक स्लोगन लेकर ये लोग बोलते हैं, वैसा नहीं है। विश्व गुरु भी एक ये लोग का एक ये है, सपना है या एक सोच है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि उस शब्द, चाहे शब्द आप कोई भी प्रयोग करें, लेकिन दुनिया में कोई भी देश लोगों के लिए एक नमूना और मिसाल बन सकता है तो वो इंसाफ की बुनियाद पर बन सकता है। इंसाफ जितना होगा, इंसाफ जितना क्लियर होगा, इंसाफ जितना आसान होगा और सबके लिए इंसाफ होगा, इंसाफ ही वो बेसिस है जिससे कोई सोसाइटी, कोई देश जो है वो मजबूती इख्तियार करता है। तो मैं समझता हूँ अगर किसी एक चीज़ पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो इंसाफ है। यहाँ ऐसा माहौल बनाया जाए, किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो, किसी को भी डर ना हो, ये ना हो कि किसी की इबादत गाहें छीनने का डर हो, किसी का अपना आइडेंटिटी छिन जाने का डर है, किसी को अपनी नागरिकता छिन जाने का डर है। तो ये जो चीज़ है ये नेगेटिव चीज़ है, इससे देश बड़ा नहीं बन सकता। देश को बड़ा और मजबूत और दुनिया के लिए एक मॉडल बनाने के लिए तो ज़रूरी है कि आपका दिल बड़ा हो, आपका जहन भी खुला हो और सिर्फ अपने देशवासियों को ही साथ लेकर ना चलें, बल्कि दुनिया के और लोगों का भी, जो अच्छे लोग हैं, उनका भी साथ लेने की आप कोशिश करें तो देश बड़ा बनता है। जो आज का जो पॉलिटिकल हालत है, इसमें मुसलमानों का जो उनकी जो वो लोग रहना चाहिए उससे तादाद में बहुत कम है, वो लोग का हिस्सेदारी नहीं है। और जो हमारा जो मरकज़ी हुकूमत अभी कायम हुआ है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। इसे जमात इस्लामी हिंद किस नज़र से देखता है और मुसलमानों का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है इसका ज़रूरत है? किसी भी मजबूत डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में ये ज़रूरी है और वो जमहूरियत मजबूत तभी कहलाएगी जब वहाँ सबके लिए बराबर यानी उनकी आबादी के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन सबके लिए, जितने भी यहाँ पे कमज़ोर तबकात हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनको तो खैर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है तो मजबूरन उनको उतनी सीटें मिलती हैं। लेकिन जो लोग जिनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है वो नेचुरल तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। अभी जो पार्लियामेंट बनी है उसमें 24 मुस्लिम एमपीज़ जो है चुनकर आए हैं, जो पूरे 543 एमपीज़ का अगर परसेंट निकालें तो वो 4.4% है, जबकि मुसलमानों की आबादी इस मुल्क में 14% से ज़्यादा है, 14 और 15 के बीच में है। तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है और ये कमज़ोर डेमोक्रेसी की अलामत है। डेमोक्रेसी को मजबूत होने के लिए ज़रूरी है कि सबका रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के लिहाज से हो। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगा, इस इलेक्शन में मुसलमानों ने ख़ास तौर से बहुत मैच्योरिटी का सबूत दिया और एक काम तो ये किया मुसलमानों के, वो प्रोवोकेशन पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उनको भड़काने की कोशिश की गई, उकसाने की कोशिश की गई, गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन मुसलमानों ने बहुत ठंडे जहन से सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए अपना डेमोक्रेटिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उन्होंने निभाया और उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आता है या नहीं, बल्कि उन्होंने इसको महसूस किया कि देश में जमहूरियत को, संविधान को और अमन व अमान को और जस्टिस को आगे बढ़ाने के लिए जो उम्मीदवार भी जीत कर आ सकता है या जो उम्मीदवार भी कम्युनल और फासिस्ट जो पार्टीज़ के उम्मीदवार हैं उनको हरा सकता है, ऐसे उम्मीदवार के हक़ में उन्होंने इस बात की परवाह किए बगैर वोट किया कि मुसलमान जीता है या नहीं जीता। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है, मुसलमानों ने बहुत बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया है। लेकिन देश की जनता को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज़, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन अगर उनकी आबादी के लिहाज से बहुत कम होगा तो हमारा देश कमज़ोर होगा, डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। तो जो दूसरे
पार्लियामेंट के इलेक्शन तो 5 साल के बाद होंगे, लेकिन अब जो दूसरे और तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के, कि आप राज्यसभा में और MLCs में और जहाँ भी आप उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। इंसाफ का तकाजा है, ये कोई डिमांड नहीं है, बल्कि इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है। एक तरफ अदलिया है, वो जो बोलेगा वो उस तरह हम लोग को सुनना पड़ेगा, और दूसरे तरफ जो यहाँ का जो पार्लियामेंट है या जो भी है, उससे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो चल रहा है वो भी है। इसे मद्देनज़र रखते हुए मुसलमान उम्मत के अंदर एक निराशा, बहुत निराशा वो लोग के अंदर आ गई है। तो मुसलमानों को आप क्या नसीहत करते हैं? मुझे लगता है ये ऑब्ज़र्वेशन पूरी तरह ठीक नहीं है। मुसलमान निराश नहीं है, पहली बात। मुसलमान पुरुम्मीद है, और मुसलमान का जो अकीदा और ईमान है और ईश्वर पर जो उसका भरोसा है, वो उसको हर बड़ी से बड़ी परेशानी में भी उसको उम्मीद पर कायम रखता है, और बड़ी से बड़ी चुनौती और चैलेंज का सामना करने की ताकत मुसलमानों को उनका अकीदा और उनका जो आस्था है, ईमान है, वो देता है। तो मुसलमानों ने तो इस देश में निराशा को दूर करने का काम किया है। इस पूरे इलेक्शन के दौरान मैं खुद भी देश के कई हिस्सों में गया हूँ, और जहाँ देश के लोगों में मायूसी थी, निराशा थी, वहाँ हम लोगों ने और मुस्लिम जो और लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं, निराशा जो है वो ठीक नहीं है। तो सिर्फ मुसलमानों ने ये कि खुद निराश नहीं हुए, बल्कि दूसरों की और लोग आशा दिया और कहा कि कोशिश ज़रूर करना चाहिए, और इस चुनौती का मुकाबला हम कर सकते हैं। और ये देश पहले भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का मुकाबला कर सका है। पहले भी इस देश ने डिक्टेटरशिप को आने से रोका है। 1975 में इमरजेंसी के ज़माने में पूरे देश की जनता ने एकजुट होकर उसको रोकने की कोशिश की, और अब ये जो बड़ी चुनौती इस वक्त है, इसको भी रोका जा सकता है। और इलेक्शन के रिजल्ट्स ने ये साबित कर दिया कि अगर जनता कोशिश करे तो हालात बदल सकते हैं, और हम देश के भविष्य के बारे में और देश की जनता के जो उनका जो रवैया उसके बारे में हम बहुत आशावादी हैं। और ये देश, मुझे लगता है अभी भी इस देश में अच्छे लोगों की तादाद, इंसाफ पसंद लोगों की तादाद, अमन चाहने वालों की तादाद, जमहूरियत और संविधान में भरोसा रखने वालों की तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा है, और जो लोग इसके ख़िलाफ़ हैं उनकी तादाद उतनी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो अच्छे लोग हैं और देश की जनता है, ये अगर बोलने लगे, चुप न रहे और एकजुट होकर काम करें, तो इस देश को हम तरक्की की राहों पर ले जा सकते हैं। और देश के सामने इस वक्त जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, कम्युनलिज्म की और फासिज्म की और जमहूरियत और संविधान के कमज़ोर होने की, उसका भी मुकाबला हम कर सकते हैं, करेंगे, हमको पूरी उम्मीद है। और हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम तंजीमें हैं, ये तंजीम रहते हुए जमात इस्लाम को ही क्यों हम पसंद करना? देखिए, ये बात सही है कि देश में जब इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उम्मत है, तो लोग अपनी समझ और अपनी पसंद के मुताबिक जिन कामों को जितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसके मुताबिक वो तंजीम बनाकर काम करते हैं, और करना भी चाहिए। और ये एक नेचुरल चीज़ है। तंजीमों की तादाद बढ़ने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तंजीमें की तादाद बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इस देश में जितनी तंजीमें अभी हैं, अगर इतनी और कायम हो जाएं तो भी जो काम हैं वो इतने ज़्यादा हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन तंजीमों में आपस में कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, और जहां मिलजुल कर काम करने की मौका है वो मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे पर भरोसा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल बन रहा है, ये माहौल बन रहा है। जमात इस्लामी हिंद जो है वो किसी एक मैदान में काम करने वाली कोई NGO जैसा नहीं है। जमात इस्लामी हिंद एक तंजीम से ज़्यादा एक तहरीक है, एक मूवमेंट है, और हम पूरे मुल्क में सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि
बिरादरान वतन में भी एक सोच का और समझ का एक बदलाव लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम करना चाहते हैं। तो जाहिर है कि जमात इस्लामी हिंद एक तहरीक है, उसके इतने सारे मैदान हैं जिसमें वो काम करती है, और हम तो कुरान की रोशनी में एक आइडियल सोसाइटी, एक इंसाफ पर मबनी सोसाइटी और एक ऐसी उम्मत जो एक दाई उम्मत हो, जो पैगाम इस उम्मत के पास है, उस पैगाम को इस मुल्क की आवाम तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अदा करने वाली उम्मत, और अपने आप को उस पैगाम के मुताबिक बनाने वाली उम्मत। तो यही दो काम हैं इस उम्मत के ज़िम्मे कि ये उम्मत उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए, और ये उम्मत उस पैगाम यानी जो अल्लाह का पैगाम है, इस्लाम है, उसको अपने आप को उसका एक नमूना बनाकर अपनी इस्लाह करे। तो ये दो बड़े काम हैं, और जमात इस्लामी हिंद अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग तरीक़ों से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है। लेकिन जाहिर है कि बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ी आबादी है, तो ये काम तो पूरी उम्मत जब करेगी तब ये काम आगे बढ़ेगा। तो जमात का यही तरीक़ा भी है और सोच भी है कि इस उम्मत को इस काम में शामिल किया जाए, ये पूरी उम्मत ये काम करने लगे जो काम जमात करना चाहती है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस से जो मुसलमानों को जिस तरह का इंसाफ मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है, इसका कोई पर्याय दूसरा पॉलिटिकल तरीका है क्या? कुछ कर सकते हैं क्या बदलाव कांग्रेस के अलावा? आपका क्या राय है? और उम्मत भी ये जानना चाहती। देखिए, उम्मत इस देश में इतनी पार्टियां हैं, और ये बात सही है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 6 दहाइयों तक, 6 डिकेड्स तक रूल भी किया है। और कांग्रेस एक तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, पॉलिसी के लिहाज से एक सेकुलर पार्टी कही जा सकती है। लेकिन कांग्रेस ने बहुत गलतियां की हैं इन 60 सालों में। कांग्रेस से काफ़ी गलतियां हुई हैं, चूक हुई है, और कांग्रेस के ज़माने में भी मुसलमानों के साथ बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। और ये जो कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेस जो आज इतनी बड़ी ताकत बन गए हैं, उसके लिए हम बड़ी हद तक कांग्रेस को ज़िम्मेदार मानते हैं कि ये सेकुलर पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर अपनी ज़िम्मेदारी निभाती और 60 साल की हुकूमत में कम्युनल और फासिस्ट ताकतों को रोकने का ये कोशिश करती संजीदा, तो आज देश को इतने बड़े चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। खुद उनकी पार्टी को उसका एग्जिस्टेंस का एक सवाल पैदा हो गया है। लेकिन हम ये मानते हैं कि किसी एक पार्टी से या पार्टियों से उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। मुसलमान ये समझता है कि इस देश में एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स हो और अच्छे लोग चुनकर आए, और जाहिर है जनता के पास ऑप्शन रहेगा तो उस ऑप्शन में से लोग चुनेंगे। तो हम किसी एक पार्टी के हक में नहीं है कभी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सब पार्टियां जो भी हैं, जितनी जहाँ जिसकी ताकत है, वो अपनी सेक्युलर वैल्यूज़ पर कायम रहें, और वो जिस तरह का रवैया देखने में आता है कि सेक्युलर कही जाने वाली पार्टियां वो मुसलमानों के मसाइल को उठाने में झिझकती हैं, मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाहती, मुसलमानों को साथ कि मुसलमान उनके साथ नज़र ना आए, ऐसे कोशिश करती है। तो ये जो डर का रवैया है, ये जो कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस से डर कर जो ये सेकुलर पार्टियां काम कर रही है, ये डर उनके लिए भी नुकसानदेह है और देश के लिए भी नुकसानदेह है। तो जो सेकुलर पार्टीज़ हैं उनको खुलकर अपने सेकुलर वैल्यूज़ पर और खुलकर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, चाहे वो नाइंसाफ़ी दलित के ख़िलाफ़ हो, दलित के साथ हो, आदिवासियों के, क्रिश्चियंस के साथ हो, या मुसलमानों के साथ हो, जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ इन पार्टियों को खड़ा होना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बगैर कम्युनल फोर्सेस और फासिस्ट ताकतों से डरे हुए। तो ये डर जो है वो हम तो कहते हैं कि सेकुलर पार्टीज़ अगर अपना डर निकाल दें तो वो देश के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। डर यानी दिल से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया